अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। एज़ यू नो, इंस्पेक्टर एएसएफ और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का टेस्ट बहुत जल्द एफपीएससी ने कंडक्ट करना है। तो ऑफिशियल सिलेबस के मुताबिक टेस्ट को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला सेक्शन मुश्तमिल होगा इंग्लिश पर और 20% सवालात आपसे इंग्लिश से पूछे जाएंगे, और जो दूसरा सेक्शन है वो मुश्तमिल होगा 80% पर, जिसे नाम दिया गया है प्रोफेशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो बहुत से बच्चे सवाल कर रहे थे कि प्रोफेशनल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर किन किन सब्जेक्ट से सवालात पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो 80% आपसे सवालात पूछे जाएंगे उसमें पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, लास्ट 5 ईयर्स के करंट अफेयर्स, बेसिक मैथमेटिक्स और आखिर में हाउ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो आप सोच रहे होंगे कि इस सिलेबस के अंदर मौजूद कहीं पर भी एएसएफ एक्ट 1975 का ज़िक्र मौजूद नहीं है। तो इंस्पेक्टर एएसएफ और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ टेस्ट के अगर पास पेपर्स को देखा जाए तो वहाँ पर भी हमें ये नहीं बताया गया कि एएसएफ एक्ट 1975 से कुछ पूछा जाएगा, लेकिन वहाँ से अक्सर सवालात आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा ये कि ये हाउ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आपसे एएसएफ एक्ट 1975 से काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछे गए होंगे। तो ये जो एक्ट है ये आपको गूगल पर भी दस्तयाब है, और जब आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, न सिर्फ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट बल्कि पाकिस्तान में जितने भी एक्ट्स मौजूद हैं तो उनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है। ठीक है, तो कोई वकील ही उसे अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो मैंने इंशाल्लाह इस लेक्चर में कोशिश की है कि बहुत आसान अल्फाज में आप तक ये मालूमात पहुंचाई जाए ताकि बहुत अच्छे अंदाज में आप इसको समझ सकें। और आखिर में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हल करवा दूंगा जो कि ताल्लुक़ रखते हैं एएसएफ एक्ट 1975 से। तो बग़ैर देर किए आज के लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए एएसएफ एक्ट 1975 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। और अगर आपसे सवाल किया जाए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट के अंदर कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट के अंदर 13 आर्टिकल्स मौजूद हैं। अब हम 1 बाय 1 इन आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या बात की जाएगी। आर्टिकल नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट की बात की जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो एक्ट है ये किस किस जगह पर क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर डेफिनेशंस की बात की जाती है। अब पाकिस्तान में कोई भी एक्ट आप ले लें, ठीक है, चाहे वो एयरलाइन एक्ट हो, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, उसमें जो आर्टिकल नंबर 1 होता है उसमें बात की जाती है कि जो एक्ट बनाया जा रहा है ये कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। और हमेशा किसी भी एक्ट के अंदर जब आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 2 के अंदर डेफिनेशंस मौजूद होती हैं। अब डेफिनेशन से क्या मुराद है? जी हाँ, इस पूरे एक्ट के अंदर जिन जिन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे उनकी डेफिनेशन आपको शुरू में ही बता दी जाती है ताकि आप उस एक्ट को बहुत अच्छे अंदाज से समझ सकें। जो तीसरा आर्टिकल है उसमें बात की जाएगी पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शंस। और आर्टिकल नंबर 4 के अंदर बात की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एएसएफ। ठीक है, कि किस तरह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अमल में लाई जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आर्टिकल नंबर 5 में बात की जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स, यानी पूरा का पूरा जो दफ्तर है, ऑर्गेनाइजेशन है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, वो किस तरह से
उसकी एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी। आर्टिकल नंबर 6 के अंदर बात की जाएगी पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। अब ऑफिसर्स एंड मेंबर्स से क्या मुराद है? जी हाँ, ऑफिसर्स में डायरेक्टर जनरल आ जाता है जो कि हेड होता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर्स आ जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स आ जाते हैं, इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं, कांस्टेबल्स आ जाते हैं, कॉर्पोरल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 6 में पावर और ड्यूटीज़ की बात की जाएगी ऑफिसर्स की और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की। आर्टिकल नंबर 7 के अंदर लायबिलिटीज़ ऑफ द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात की जाएगी कि उन पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आयद की गई हैं कि वो किन किन जिम्मेदारियों को निभाएंगे, उनके बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 7A के अंदर ऑफिसर्स एंड मेंबर्स टू बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 की बात की गई है। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है बेसिकली वो किस एक्ट को फॉलो करती है? जी हाँ, वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 को फॉलो करती है। उन पर जो भी कानून नाफिज होता है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में जो मौजूद है वो उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है। आर्टिकल नंबर 7B में कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात की जाएगी, यानी अगर किसी को सज़ा मिलती है तो वो सज़ा कितनी होगी, ठीक है, और किन किन जुर्म के ऊपर वो सज़ा दी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 7C के अंदर सस्पेंशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 7D के अंदर प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है कि जहाँ पर किसी मुलजिम को रखा जाएगा या मुजरिम को रखा जाएगा वो किस जगह पर रखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 7E के अंदर कैप्चर ऑफ डिज़र्टर्स के बारे में बात की गई है। डिज़र्टर से मुराद फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेरिटरी है जहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। अगर उस टेरिटरी के बाहर कोई मुजरिम चला जाता है तो वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो एक प्रीमिसेस हैं उससे जब बाहर चला जाएगा तो उस पर कौन सा कानून लागू होगा उसकी बात की गई है। आर्टिकल नंबर 7F के अंदर अपील एंड रिवीजन की बात की गई है, यानी किसी को अगर सज़ा हो गई है तो वो किस तरह से अपील कर सकता है, रिव्यू अपील में जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 7G के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स की बात की गई है कि किस तरह से जो अपॉइंटमेंट है ऑफिसर्स की वो होगी और किस तरह से अपॉइंटमेंट मेंबर्स की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 के अंदर इंडेमनिटी की बात की गई है, यानी कौन कौन से वो ऑफिसर्स होंगे और वो कौन कौन से मेंबर्स होंगे जिन्हें इंडेमनिटी हासिल है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 के अंदर डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं। आर्टिकल नंबर 10 के अंदर डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द डायरेक्टर जनरल की बात की गई है, जो पावर्स डायरेक्टर जनरल को दिए गए हैं उसका वो अपने पावर्स किस तरह से डेलीगेट कर सकता है। आर्टिकल नंबर 11 के अंदर पावर्स टू मेक रूल्स की बात की गई है कि अगर ASF के अंदर कोई रूल्स बनाने हैं तो वो रूल्स कौन बनाएगा उसकी बात की गई है। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर पावर्स टू मेक रेगुलेशंस की बात की गई है और आर्टिकल नंबर 13 जो है वो रिपील हो चुका है, क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 1 की। आर्टिकल नंबर 1 में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम क्या बात करते हैं। पाकिस्तान भर में जितने भी एक्ट्स मौजूद हैं उसका अगर आप आर्टिकल नंबर 1 देखेंगे उसमें ये बात की जाती है कि जो एक्ट है ये कहाँ कहाँ पर नाफिजुल अमल होगा। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। इस एक्ट को हम क्या कहेंगे? इस एक्ट को हम कहेंगे कि ये एक्ट है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। It extends to aerodromes and airports, all civil aviation stations, centers और offices in Pakistan। तो देखें बात की गई है कि ये जो एक्ट है ये कहाँ कहाँ पर नाफिजुल अमल होगा। सारे के सारे एयरपोर्ट्स पर नाफिजुल अमल होगा, ऑल सिविल एविएशन स्टेशंस पर ये नाफिजुल अमल होगा और जितने भी सेंटर्स और ऑफिसेज मौजूद हैं ASF के वहाँ पर ये नाफिजुल अमल होगा। इट शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स वेयर एवर दे मे बी। ये जो एक्ट है ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हर एक ऑफिसर्स पर लागू होगा, हर एक मेंबर पर लागू होगा, चाहे उनकी ड्यूटी कहीं पर भी है। ठीक है, इट शैल कम इनटू फोर्स वंस, ये एक ही मर्तबा नाफिजुल अमल होगा। आर्टिकल नंबर 2 में डेफिनेशंस की बात की जाती है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ
पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में जितने भी एक्ट्स मौजूद हैं उसमें आर्टिकल नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एप्लीकेशन और कमेंसमेंट की बात की जाती है, और दूसरे आर्टिकल में बात की जाती है डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस के बारे में क्या बात है कि पूरे के पूरे एक्ट के अंदर जिन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे तो उनकी डेफिनेशन यहाँ पर बता दी गई है ताकि जो एक्ट है वो बहुत आसानी से हमें समझ आ सके। एरोड्रोम से क्या मुराद है? एन एरोड्रोम और एयरड्रोम अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहा जाता है, ये लोकेशन होती है विच एयरक्राफ्ट फ्लाइट ऑपरेशंस टेक प्लेस, जहाँ से जहाज़ अपने ऑपरेशंस चलाते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? एरोड्रोम्स। ठीक है। एयरक्राफ्ट ऐसी व्हीकल या मशीन जो कि उड़ सकती हो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? एयरक्राफ्ट कंसिडर करते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एयरक्राफ्ट इंक्लूड एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरशिप्स इंक्लूडिंग ब्लिम्प्स, ग्लाइडर्स, पैरामोटर्स एंड हॉट एयर बलून्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक वो मशीन जो उड़ सकती हो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? एयरक्राफ्ट कंसिडर करते हैं। एयरपोर्ट, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रनवेज एंड बिल्डिंग्स फॉर टेक ऑफ, लैंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट विद द फैसिलिटीज़ फॉर पैसेंजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी में बात की गई है एयर सर्विस की। एयर सर्विस मीन्स अ सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पज ऑफ सिविल एविएशन वेदर एरियल वर्क, ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज। ठीक है, मजीद डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। एयर साइड से क्या मुराद है? एयर साइड मीन्स द मूवमेंट एरिया ऑफ एन एरोड्रोम, वो एरिया जहाँ पर एरोड्रोम की मूवमेंट होगी, यानी फ़्लाइट्स की मूवमेंट होगी, एयरक्राफ्ट्स की मूवमेंट होगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से क्या मुराद है? जब भी हम इस पूरे एक्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करेंगे, इट मींस एएसएफ कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 3, यानी सेक्शन 3 के तहत जो ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई है वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ठीक है। फोर्स मींस एएसएफ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। फोर्स से क्या मुराद है? फोर्स से मुराद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है जिसे बनाया गया है इस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के तहत। डायरेक्टर जनरल इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड कहलाता है, मींस कमांडर इन चार्ज ऑफ द फोर्स। मेंबर से क्या मुराद है? मेंबर मींस दी अदर देन ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड टू the force and has signed affirmation in the form set out in first schedule। फिर ऑफिसर की बात की जाती है। मेंबर मींस अदर देन द ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड to the force and has signed affirmation in the form set out in the first schedule। ऑपरेटर्स से क्या मुराद है? मींस अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज engaged in or offering to engage in aircraft operation। अच्छा, अब प्रिस्क्राइब्ड से क्या मुराद है? प्रिस्क्राइब्ड मींस और रूल्स की जब बात की जाएगी तो वो वहाँ पर बेसिकली जब भी लफ्ज़ प्रिस्क्राइब्ड इस्तेमाल होगा तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर रूल्स की बात की जा रही है। पर्पज़ ऑफ सिविल एविएशन, तो पर्पज़ ऑफ सिविल एविएशन से मुराद मींस एनी पर्पज़ कनेक्टेड विद द सिविल एविएशन एंड विद एयर नेविगेशन। रेगुलेशन से क्या मुराद है? मींस रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, रूल मींस मेड अंडर दिस एक्ट। अब आर्टिकल नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स बनी है ये किस सेक्शन के तहत बनी है? जी हाँ, आर्टिकल 3 के तहत बनी है। पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शंस। द फेडरल गवर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन फोर्स एंड इट्स फंक्शंस। द फंक्शंस आर एज फॉलोज। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है बेसिकली इसको कंट्रोल करने वाला इदारा या कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है बल्कि फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, इसके ज़िम्मे क्या क्या काम है? यानी पाकिस्तान में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, उनकी हिफाजत करना, एरोड्रोम्स एयरक्राफ्ट्स की हिफाजत करना, सिविल एविएशन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसकी हिफाजत करना विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स एंड गार्डिंग सिविल एविएशन अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस। ठीक है, दूसरे नंबर पर ensuring security of all structures, equipments, materials and installation belonging to operators and other government or non-government organization within the limits of airports and aerodromes। यानी जो कुछ भी चीज़ें उनकी प्रेमिसेस में मौजूद होगी उस सब की हिफाजत की जिम्मेदारी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3C एंड 3D आर ओमिटेड, इसको ख़त्म कर दिया गया है। इंश्योरिंग प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पर्सनस एट एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ सरफेस व्हीकल्स एंड ड्राइवर्स
within the limits of airports and aerodromes. अब जब कभी आप एयरपोर्ट जाते हैं तो इवन पार्किंग में भी आपको एएसएफ के एहलकार खड़े हुए मिलते हैं, क्योंकि उनकी ही ये जिम्मेदारी है कि जितनी भी व्हीकल्स उस प्रीमिसेस में घूम रही हैं उनकी सारी की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है कि उनको कहाँ पर पार्क करवाना है, उन्होंने नज़र उन पर कैसे रखनी है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान और मेंबर्स पर होती है। इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, पैसेंजर्स, बैगेज, कार्गो एंड मेल विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। अब जो पैसेंजर्स का सामान है, बैगेज है या कार्गो है, उस सब की जिम्मेदारी भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की है कि वो उसकी हिफाजत करे। जनरल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। सच अदर फंक्शंस एज अ फेडरल गवर्नमेंट मे नोटिफाइड इन द गजट रिक्वायर्ड द फोर्स टू परफॉर्म। और इसके अलावा अगर कभी फेडरल गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इन पर डाल देती है तो उसके भी ये सारी की सारी ये जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन जब तक वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, जब तक फेडरल गवर्नमेंट इनको वो जिम्मेदारी निभाने के लिए ऑफिशियल गज़ट में उनको ये जिम्मेदारी नहीं देती। आर्टिकल नंबर 4 में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के क़याम के हवाले से द हेड ऑफ द फोर्स शैल बी ए डायरेक्टर जनरल। जो हेड होगा इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन होगा? वो डायरेक्टर जनरल होगा। जिसे कौन तैनात करेगा? जी हाँ, फेडरल गवर्नमेंट तैनात करेगी। द फोर्स शैल कंसिस्ट ऑफ सच रैंक्स एंड नंबर ऑफ ऑफिसर्स मेंबर्स एंड शैल constituted in such a manner as may be prescribed by rules। ठीक है, the officers and members receive such pay, pensions and other remuneration and shall enjoy such leave and other privileges may be prescribed by rules from time to time। उनको वही पे और पेंशन्स मिलेंगी जो कि रूल्स में बताई गई हैं। Every officer and member shall receive certificate on his appointment in the form set out in second schedule under the seal of Director General। Any person who ceases for any reason, officer or member shall surrender the certificate। अगर किसी रीज़न पर उस मेंबर को या ऑफिसर को सीज़ कर दिया गया है, जो सरेंडर जो सर्टिफिकेट है वो उसको सरेंडर करना पड़ेगा जो कि अथॉरिटी ने उसको दिया गया होगा। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स शैल वेयर सच यूनिफॉर्म्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशंस। अब जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको क्या करना होगा? जी हाँ, उनको वो यूनिफॉर्म पहनना होगा जो कि रूल्स में बता दिया गया है। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप इंस्पेक्टर हैं, आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं या आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं तो आपका कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, आप कुछ भी पहनकर चले जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। एएसएफ एक्ट के अंदर या एएसएफ के रूल्स में जो आपको यूनिफॉर्म बताया गया है वही आपको ज़ब्तन करना होगा। आर्टिकल नंबर 5 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स की बात की गई है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स शैल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल हु शैल एडमिनिस्ट्रेटर इट। ठीक है, तो क्या होगा कि यानी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगी? डायरेक्टर जनरल के पास होगी। ठीक है, उसके बाद द डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज हिज पावर्स एंड परफॉर्म हिज फंक्शंस अंडर द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अब जो सारी की सारी ड्यूटीज़ हैं, जो पावर्स हैं, वो डायरेक्टर जनरल उसे एक्सरसाइज करेगा, लेकिन जो उसकी सुपरविजन होगी वो कौन सी गवर्नमेंट करेगी? जी हाँ, फेडरल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 6 पावर्स एक्ट्स ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स take effective measures for ensuring security of all airports, aerodromes, aircraft and civil aviation installations within their limits of airports and aerodromes, safeguard aircraft, passengers, baggage, cargo and mail within the limits of aerodromes and airports। ये क्या बताया जा रहा है? जी हाँ, ड्यूटीज़ बताई जा रही हैं ऑफिसर्स और मेंबर्स की। prevent unauthorized person and vehicles from access the airside or other areas important to security of airport and aerodromes।
अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट निकाल कर देखें इस एक्ट का, तो वो बहुत मुश्किल अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। इस वजह से ये बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको ये वर्डिंग डिलीवर कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या बात की गई है, आर्टिकल नंबर 2 में क्या बात की गई है, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर क्या बात की गई है, आर्टिकल नंबर 4 के अंदर क्या बात की गई है। देखें 13 आर्टिकल्स हैं, तो 13 आर्टिकल्स आप याद रख ही सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। required the operations of aircraft registered in Pakistan to conform to prescribed civil aviation security requirements, take effective measures for preventing hijacking, sabotage, placement of car bombs, letter bombs and dangerous articles and carriage। ये सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी है कि किसी तरीके से भी कोई कोताही ना हो कि जिसकी वजह से हाईजैकिंग हो जाए, ठीक है, या कहीं पर ऐसी मवाद अंदर एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में आ जाए जिससे लोगों की जान को ख़तरा हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी है, ठीक है। यूज़ सच आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड इक्विपमेंट एज मे बी ऑथराइज बाय द डायरेक्टर जनरल। अब वो जो ऑफिसर्स और मेंबर्स हैं वो वही हथियार इस्तेमाल करेंगे, वही अपनी हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए आर्म्स इस्तेमाल करेंगे जो कि डायरेक्टर जनरल ने जिसकी इजाज़त दी गई होगी। सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन होम ही सस्पेक्ट्स इंडेंजरिंग और अटेम्प्टिंग टू इंडेंजर और हैविंग इंडेंजर्ड दे सेफ्टी ऑफ एयरड्रोम और एयरपोर्ट। ये किसी भी बंदे को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उस बुनियाद पर जब इनको शक हो, ठीक है, तो उसी बुनियाद पर ये विदाउट एनी वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं एयरपोर्ट की प्रीमिसेस से। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे रिक्वायर हिम टू परफॉर्म। द डायरेक्टर जनरल may with the previous approval of federal government call a military assistance in connection with the post landing and hijacking operations at an airport or airdrome। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी सूरत हाल हो गई है कि दहशतगर्दों ने एयरपोर्ट की प्रेमिसेस पर हमला कर दिया है और सूरत हाल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से बाहर हो चुकी है, तो जो डायरेक्टर जनरल है वो फ़ौज को मदऊ कर सकता है, फ़ौज को बुला सकता है। आर्टिकल नंबर 7 में बात की गई है लायबिलिटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स की। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर एंड मेंबर प्रॉम्प्टली टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड to him by any competent authority। Every officer and member shall be liable to serve wherever he is required to serve by the competent authority। For example, आपको कहा गया है कि आप कराची में जाके सर्व करें, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं मेरी फैमिली तो इस्लामाबाद में है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, बल्कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको जहाँ कहीं भी भेजेगी आपको जाना होगा। और जो तीसरा आर्टिकल 7(3) है उसको ओमिट कर दिया गया है। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स टू बी सब्जेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उन पे पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 लागू होगा। एवरी ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ फोर्स शेल अनलेस ही इज ऑलरेडी सो सब्जेक्ट बी सब्जेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, ठीक है। 7(b) कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। An officer or a member of the force who is sentenced to imprisonment for a term is not less than 90 days shall be deemed to have been dismissed from the force। जी हाँ, ये याद रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑफिसर, कोई भी मेंबर जिसको सज़ा दी गई होगी, ठीक है, किससे, यानी अगर 90 दिन से उसको ज़्यादा की सज़ा मिली है तो उसको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से ही निकाल दिया जाएगा। हाँ, अगर उसको सज़ा दी गई है 90 दिन से कम, तो फिर इस बात पर बात हो सकती है कि वो टर्मिनेट नहीं होगा, उसे डिसमिस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसकी सज़ा जो है वो 90 दिन से ज़्यादा होगी तो उसे फोर्स से निकाल दिया जाएगा। सस्पेंशन की बात की गई है 7(c) के अंदर। एनी ऑफिसर शैल बी कॉम्पिटेंट टू सस्पेंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर अ मेंबर ऑफ द फोर्स वर्किंग अंडर हिम फॉर एनी मिसकंडक्ट। कोई भी ऑफिसर या मेंबर मिसकंडक्ट करता है, अपनी ड्यूटीज़ में कोई नेग्लिजेंस दिखाई देती है उसकी ड्यूटीज़ में, तो उसको ड्यूटीज़ से क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 7(d) ये कहता है प्लेसमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी वो कौन सी जगह होगी जहाँ पर उसको कैदी बनाकर रखा जाएगा।
नियरेस्ट प्रिजन यानी जो करीब तरीन जेल होगा वहाँ पर उसको रखा जाएगा, और सच अदर प्रिजन मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट but he is not dismissed from the service. He may be confined in quarter guard or such other place as the director general may consider suitable. For example, किसी ऑफिसर पर, किसी मेंबर पर कोई जुर्म साबित हो गया है, लेकिन उस जुर्म की जो नौयत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको सर्विस से ही डिसमिस कर दिया जाए। अगर उसको सर्विस से डिसमिस नहीं किया गया होगा तो डायरेक्टर जनरल कोई ऐसी जगह का तयन कर देगा कि हाँ उसको क्वार्टर गार्ड के अंदर ये सज़ा पूरी करवाई जाए, तो वहाँ पर उसको रखा जाएगा। 7E कैप्चर ऑफ डिज़र्टर्स। डिज़र्टर्स से मुराद के अदर देन द एयरपोर्ट प्रेमिसेस, कोई दहशतगर्द वहाँ पर दाखिल हुआ एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में और हमला कर कर वो बाहर चला गया एयरपोर्ट के प्रेमिसेस से, तो अब एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he reasonably believes to be subject to the act and deserted or absentee without leave. Police officer may bring him without delay before the nearest mitigate to be dealt with according to law. अब यहाँ पर बात की जा रही है ऑफिसर्स एंड मेंबर्स की, कि कोई भी ऐसा ऑफिसर या मेंबर जो कि फ़रार हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी? कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी वारंट, ठीक है। और ये आपने बात अपने जहन में रखनी है कि कैप्चर ऑफ डिज़र्टर्स में यहाँ पर किसी मुजरिम की बात नहीं की जा रही, बल्कि बात की जा रही है ऑफिसर्स या मेंबर्स की जो बिना बताए अपनी सर्विसेज छोड़कर फ़रार हो जाता है, मफरूर हो जाता है, तो पुलिस को इस बात की इजाज़त होती है कि वो उसे विदाउट एनी वारंट क्या कर सके, गिरफ्तार कर सके। पुलिस ऑफिसर मे ब्रिंग हिम विदाउट डिले बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट टू बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू लॉ। तो उस ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि उसे जल्द से जल्द बाजियाब करवा के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। डेफिनेशन ऑफ डिज़र्टर, अ पर्सन हु लीव्स द आर्म फोर्सेस विदाउट परमिशन एंड विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। अब पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 को अगर आप पढ़ें तो आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये कहते सुना होगा कि यार वो फ़लाँ बंदा आर्मी में था और वो बिना बताए आर्मी की नौकरी छोड़कर भाग गया। तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत ये सख्त जुर्म है और बिना बताए आप नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो आर्मी एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द आपको ढूंढा जाएगा और आपको सज़ा दी जाएगी। 7F क्या कहता है? अपील एंड रिवीजन, यानी आप किसी ऑफिसर को, किसी मेंबर को सज़ा हो गई तो उसके पास अपील और रिव्यू में जाने का क्या तरीक़ाकार है? अ पर्सन अग्रीव्ड में विदिन 30 days ऑफ द ऑर्डर अपील टू ऑफिसर हायर देन वन अवॉर्डिंग द पनिशमेंट। अगर किसी को एडिशनल डायरेक्टर ने सज़ा दी है ASF फोर्स के, तो वो क्या करेगा? विदिन 30 days उससे बड़े ऑफिसर जो कि डायरेक्टर जनरल होगा उसके पास अपील करेगा या रिव्यू पटिशन दायर करेगा विदिन 30 days। और अ पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ अ डायरेक्टर जनरल अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट मे विदिन 30 days ऑफ द ऑर्डर अप्लाई टू फेडरल गवर्नमेंट फॉर रिवीजन। अब फॉर एग्जांपल डायरेक्टर जनरल जो कि सबसे बड़ा ओहदा है ASF का और उसने ये सज़ा आपको दे दी है, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि कानून तो ये कहता है कि उससे ऊपर वाली अथॉरिटी के पास अपील के लिए आप जाएंगे या रिव्यू अपील के लिए जाएंगे, तो उसके बाद आप, अगर आपको डायरेक्टर जनरल ने सज़ा दी है तो आप रिव्यू पटिशन में जाएंगे और फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि वो इस फैसले पर नज़र सानी करे। 7G क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स। द फेडरल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette appoint deputy director and such number of assistant directors। जिस तरह से अब ये नौकरियां आई हैं FPSC के थ्रू हायरिंग की जा रही है, इसी तरह चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंड असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स को क्या किया जाएगा? जी हाँ, उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। और ये कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट करेगी। और FPSC किसका इदारा है? फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, तो इस वजह से उन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। The Director General may appoint within the cadre strength sanctioned by the federal government such members, inspectors, sub-inspectors, assistant sub-inspectors, selection grade and security guards may consider necessary for efficient performance of the functions of the force। अच्छा, the rank structure of the officers and other members of the force the Pakistan Army shall be as may be prescribed by rules। आर्टिकल नंबर 8 इंडेमनिटी की बात की गई है
ठीक है, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोड्यूसिंग प्रोसीडिंग्स shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this act or rules or regulations. For example, कोई भी बंदा आपने पकड़ लिया एयरपोर्ट की प्रेमिसेस से जिस पर आपको शक था, ठीक है, और आपने शक की बुनियाद पर उसको पकड़ लिया, ठीक है, शक की बुनियाद पर पकड़ने के बाद ये साबित हुआ कि उस पर तो ये शक बनता ही नहीं था, वो बेगुनाह है। अब वो शख्स क्या डिसाइड करता है? वो शख्स डिसाइड करता है कि मैं बाहर जाकर इस शख्स पर, यानी पर्टिकुलर किसी ऑफिसर पर, किसी मेंबर पर जिसने उस पर शक किया और शक की बुनियाद पर उसको पकड़ा, तो वो उस पर कोई केस दायर करेगा, तो वो केस दायर नहीं कर सकता, उसे इस्तिस्ना हासिल है, उस ऑफिसर को इस्तिस्ना हासिल है। क्यों? क्योंकि नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन और इंटेंटेड टू बी डन, यानी उस ऑफिसर ने, उस मेंबर्स ने उस शख्स को अपने शक की बुनियाद पर पकड़ा और उसे ये लगता था कि वो कोई ऐसी गलत हरकत करेगा, ठीक है, तो ये उसका एक अंदाज़ा था, लेकिन वो अंदाज़ा सही साबित नहीं हुआ और वो शख्स बेगुनाह निकला। तो अब उस शख्स को ये हरगिज़ इजाज़त नहीं दी गई कि वो किसी भी कोर्ट में जाके उस पर्टिकुलर मेंबर या ऑफिसर के अगेंस्ट केस फाइल कर सके। तो इंडेमनिटी हासिल है उस ऑफिसर और मेंबर को, ठीक है, तो जिसे हम उर्दू ज़ुबान में इस्तिस्ना कहते हैं। मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी ये भी जान लीजिए, इज़ अ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ लॉस और अदर फाइनेंशियल बर्डन। आर्टिकल नंबर 9 में क्या बात की गई है? डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट। द फेडरल गवर्नमेंट मे डेलीगेट ऑल पावर्स और एनी पावर बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो ये फेडरल गवर्नमेंट ही ये डेलीगेट करती है पावर्स को, ठीक है, किसके तहत? जी हाँ, नोटिफिकेशन के तहत। आर्टिकल नंबर 10, डेलीगेशन ऑफ पावर बाय डायरेक्टर जनरल। द डायरेक्टर जनरल मे बाय नोटिफिकेशन। अब डायरेक्टर जनरल फॉर एग्जांपल किसी को पावर डेलीगेट करना चाहता है, द डायरेक्टर जनरल मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड विद द प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अब वो भी जाहिर सी बात है, उससे ऊपर की जो अथॉरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट की है, तो उससे इन राइटिंग वो क्या करेगा? जी हाँ, अप्रूवल लेगा और फिर उसके बाद अपने पावर्स जो हैं वो अपने सब ऑर्डिनेट को या किसी दूसरे ऑफिसर को क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है। आर्टिकल नंबर 11, पावर टू मेक रूल्स। फॉर एग्जांपल इस फोर्स के अंदर कुछ मज़ीद पावर्स जो हैं वो दिए जाएं किसी भी मेंबर या ऑफिसर्स को, ठीक है, तो वो पावर्स देने के लिए कौन ज़िम्मेदार है? डायरेक्टर जनरल दे सकता है, वो पावर्स नहीं दे सकता, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट वो रूल्स बनाएंगी और उसके तहत वो पावर्स आपके ऑफिसर्स और मेंबर्स को दिए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 12, पावर टू मेक रेगुलेशंस। द डायरेक्टर जनरल मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड विद द अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मेक रेगुलेशंस। तो जिस तरह से रूल्स के लिए भी जो डायरेक्टर जनरल है वो फेडरल गवर्नमेंट से इन राइटिंग क्या लेगा? अप्रूवल लेगा, इसी तरह रेगुलेशंस बनाने के लिए भी डायरेक्टर जनरल को क्या करना पड़ेगा? इन राइटिंग डायरेक्टर जनरल इन राइटिंग फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी होगी। आर्टिकल नंबर 3 रिपील हो चुका है, ठीक है। द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975 इज़ हेयर बाय रिपील्ड, ठीक है। रिपील्ड से मुराद है मनसूख हो गया है। रिपील्ड से क्या मुराद है? मनसूख हो गया है। आर्टिकल नंबर 13, ठीक है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जल्दी से आपको हल करवा लेते हैं। हु इज़ द करंट एविएशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब जो एएसएफ का इदारा है, ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि इस वक्त एविएशन के मिनिस्टर कौन हैं, जी हाँ, इस वक्त एविएशन के मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ठीक है। एडिशनल चार्ज इनको इस मिनिस्ट्री का दिया गया है और ये साथ साथ वज़ीर दिफा भी हैं। द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट इट्स पावर्स अंडर एएसएफ एक्ट 1975 टू डायरेक्टर जनरल एएसएफ। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म हाईजैकिंग रेफर्स टू व्हाट? अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? तो वो थे जीपी कैप्टन एम.वाई. खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान इंश्योर्स फेयर ट्रायल ऑफ ड्यू प्रोसेस? वो आर्टिकल नंबर 10A हमें ये कहता है कि हर एक शख्स को फ्री एंड फेयर ट्रायल दिया जाना चाहिए। द एएसएफ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, तो एएसएफ
कब इस्टेब्लिश हुई? 1976 में इस्टेब्लिश हुई। जी हाँ, ASF एक्ट 1975। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ASF कब इस्टेब्लिश हुई है, 1976 में हुई है। अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 द एविएशन डिवीजन इज़ हेडेड बाय हु? एविएशन डिवीजन जो है वो कौन चलाएगा? वो सेक्रेटरी एविएशन चलाएगा। द हेडक्वार्टर ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज़ लोकेटेड इन कराची। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ASF सिक्योरिटी फोर्स का? जी हाँ, कराची में है। ठीक है। एज पर ASF एक्ट 1975 हु हैज़ द पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग ASF? वो हैं डायरेक्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग ASF? मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, वो है फेडरल गवर्नमेंट, जो कि पावर्स हैं उसके पास कि वो रूल्स बना सकती है। व्हेन ASF एक्ट 1975 केम इनटू इफेक्ट इट रिपील्ड दी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975। अब जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 आया तो उससे क्या हुआ? ये जो आर्टिकल नंबर 13 में मैं पढ़ा चुका हूँ कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975 क्या हो गया? रिपील हो गया, मनसूख हो गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ASF शैल वेस्ट इन दी डायरेक्टर जनरल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 द हेड ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय। तो कौन अपॉइंट करेगा उसे? फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ ASF टू बी सब्जेक्टेड टू व्हाट? पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के मातहत होंगे, वो काम करेंगे। इन केस ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस इज कॉल्ड ऑल मेंबर्स एट द एयरपोर्ट एयरड्रोम शैल फंक्शन इन अकॉर्डिंग्स विद द डायरेक्शंस ऑफ व्हाट? द मिलिट्री अथॉरिटी जो उनको कहेगी इस दौरान, तो वही उनको करना पड़ेगा। हु इज़ इंडेमनीफाइड फ्रॉम सूट और एनी other legal proceedings in exercising power which are in good faith and in accordance to the ASF Act given under the ASF Act 1975, वो हैं all members of Airport Security Force. An official of ASF can search and arrest a suspect attempting to endanger without any warrant. A member of ASF deemed to have been dismissed from the force if he is sentenced imprisonment for डेज और मोर, यानी 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा अगर किसी को सज़ा मिली है, किसी भी ऑफिसर को, ऑफिशियल को, तो उसको उस फोर्स से निकाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अ पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर जनरल अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट कैन अप्लाई टू द फेडरल गवर्नमेंट रिवीजन विद इन डेज ऑफ द ऑर्डर। में आपको पढ़ा चुका हूँ कि विद इन 30 डेज उसने क्या करना होगा? रिव्यू अपील में जाना होगा। द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑल ऑफ हिज powers under ASF Act 1975 to the Director General ASF except। तो वो कौन सा पावर्स हैं? वैसे तो सारे पावर्स डायरेक्टर जनरल को दिए गए हैं, लेकिन एक पावर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ, वो ये है कि वो रूल्स खुद से नहीं बना सकता, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट ही वो रूल्स आपको बना के देगी। द डायरेक्टर जनरल कैन डेलीगेट एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर ASF Act 1975 टू डेश with the approval from a federal government any officer or authority subordinate to him. Question number 22 any order passed by the officer of the ASF which is authorized under the Pakistan Army Act, तो वो है can be reviewed by the Director General. Question number 23 है if a member of ASF deserts, डिज़र्ट से मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ऑफिसर या ऑफिशियल या मेंबर मफरूर हो चुका हो, who will be requested कैप्चर द डिज़र्टर, तो सिविल अथॉरिटीज़ को कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस मफरूर ऑफिसर्स को या मेंबर को ASF के वो पकड़े। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ASF एक्ट 1975 को बहुत डिटेल से पढ़ाया और साथ में आपको इम्पॉर्टेंट MCQs भी हल करवा दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे अगर सिलेबस को देखा जाए तो ASF 1975 वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आपने ये पढ़कर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर बता दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस हवाले से आपको पढ़ के आना है। तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं वो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 आपको घोल कर पीना होगा। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान अल्फाज में जो टर्म्स हैं जो ASF एक्ट 1975 में इस्तेमाल हुई हैं और जो बातें की गई हैं वो बहुत आसान अल्फाज में आप तक डिलीवर कर सकूं। उम्मीद करता हूं ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे किसी भी वक्त व्हाट्सएप वॉइस नोट पर पूछ सकते हैं।